ये आदमी हॉरर स्टोरीज लिखता है और इसी स्टोरी के लिए वो कंट्री के मोस्ट हॉन्टेड होटल में स्टे करता रहता है, मगर आज तक इसे इनके मुतालिक कोई सच्चाई नहीं मिली। सब झूठी कहानी होती है। मगर तभी एक दिन उसे एक पोस्ट कार्ड रिसीव होता है जिसमें लिखा था कि वो डॉल्फिन होटल के रूम नंबर 1408 से दूर रहे। ये लिखा देखकर इससे बहुत अजीब लगता है और वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला करता है। तभी सर्च करते हुए इसे पता चलता है कि डॉल्फिन होटल रूम नंबर 1408 में काफी लोग सुसाइड कर चुके हैं। फाइनली इसे लगता है कि इसे एक हॉरर स्टोरी मिल गई है। इस रूम में पहुंचने पर पहले तो सब कुछ नॉर्मल था, मगर जल्द इसे एहसास होता है कि वो गलती कर बैठा है। अचानक रूम का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। इससे रूम में अपनी और अपनी बेटी की कब्र दिखाई देने लगती है। एक औरत इसे मारने के लिए इस पर हमला कर देती है। अचानक दीवार से खून बहने लगता है और बच्चे की रोने की आवाज आने लगती है। वो आदमी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर दरवाजे की जगह दीवार बन चुकी थी। और तभी जब वो खिड़की से भागने की कोशिश करता है तो इसे महसूस होता है कि पूरे होटल में जैसे एक ही रूम हो। क्या माइक जिंदा इस रूम से निकल पाएगा या नहीं, जानने के लिए चलते हैं फिल्म की डिटेल एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत में हमें एक मिडिल एज आदमी माइक एस्लियन दिखाया जाता है, जो एक प्रोफेशनल राइटर है और हमेशा हॉरर स्टोरीज की तलाश में रहता है। और इसी मकसद के लिए वो एक शहर से दूसरे शहर में डिफरेंट होटल में विजिट करता रहता है, जिसके बारे में कभी भी हॉन्टेड कहा गया हो, और इन्हीं एक्सपीरियंस के बारे में अपनी बुक में लिखता है। आज भी वो एक ऐसे ही होटल में रहने के लिए आया है और इनसे मोस्ट हॉन्टेड रूम में स्टे करने के लिए इंसिस्ट करता है। पहले तो वो होटल मालकान इनकार कर देते हैं, मगर बाद में मान जाते हैं। माइक की हरकतों से ऐसा लगता है कि उसे सुपरनैचुरल चीजों पर यकीन नहीं है। कुछ देर तक तो अपने इक्विपमेंट से अननेचुरल चीजों को तलाश करने की कोशिश करता है, मगर इसे कुछ भी नहीं मिलता। नेक्स्ट डे वो चेकआउट करने के बाद एक बुक लाइब्रेरी में जाता है, जहां पर इसकी बुक की सेरेमनी थी, मगर कुछ ही लोग वहां पर आए थे। वो इन्हें अपनी बुक के बारे में बताते हुए कहता है कि उसने सुपरनैचुरल चीजों की तलाश में बहुत सारी जगह विजिट की हैं, मगर इसे वहां पर कुछ भी नहीं मिला। और इन एक्सपीरियंस को मैंने अपनी बुक में लिखा है। इसी दौरान एक लड़की माइक के पास आती है। इसके पास माइक की एक ओल्ड बुक थी, जो एक बाप बेटी की मोहब्बत की स्टोरीज थी, जिससे हमें पता चलता है कि माइक पहले इमोशनल स्टोरीज लिखता था। इसके बाद वो वापस लॉस एंजल्स अपने घर आता है और सर्फिंग एंजॉय करने के लिए समुद्र जाता है। सर्फिंग के दौरान इसकी नजर आसमान पर उड़ते हुए प्लेन पर पड़ती है। माइक इसके साथ लटके हुए बैनर को पढ़ने की कोशिश करता है कि इसी दौरान एक बड़ी वेव इससे टकराती है और वो डूबने लगता है, मगर खुशकिस्मती से वो किनारे पर पहुंचकर बच जाता है। नेक्स्ट वो एक पोस्ट ऑफिस में अपनी मेल वगैरह चेक करने के लिए जाता है। इसी दौरान इसकी नजर एक पोस्ट कार्ड पर पड़ती है, जो डॉल्फिन होटल की तरफ से था, जिसकी बैक पर लिखा था कि डोंट ट्राई टू एंटर रूम नंबर 1408। माइक फौरन डॉल्फिन होटल फोन करता है और रूम नंबर 1408 बुक करने की रिक्वेस्ट करता है, मगर रिसेप्शनिस्ट बताती है कि वो रूम कभी भी अवेलेबल नहीं। रिसेप्शनिस्ट किसी और रूम की ऑफर करती है, मगर माइक इनकार कर देता है। इसके बाद वो रूम 1408 के बारे में मजीद जानने की कोशिश करता है, जो इसे पता चलता है कि इस रूम में काफी ज्यादा लोगों ने सुसाइड किया है। इस तरह के रूम के बारे में माइक काफी सालों से तलाश में था और इसके बारे में एक्सपीरियंस करके अपनी बुक में लिखना चाहता था। नेक्स्ट डे वो न्यूयॉर्क डॉल्फिन होटल पहुंचता है, जहां पर एंटर होने पर इसे कुछ भी अजीब नहीं लगता। सब कुछ नॉर्मल था। वो रिसेप्शन पर खड़ी लड़की को बताता है कि इसे रूम नंबर 1408 चाहिए। ये सुनकर वो लड़की शॉक्ड हो जाती है और फौरन अपने मैनेजर जेरल्ड को इन्फॉर्म करती है। जेरल्ड इसे अपने रूम में ले जाता है और इससे पूछता है कि वो कितनी देर इस रूम में रहना चाहता है। माइकल बताता है कि वो सिर्फ एक रात स्टे करेगा। जेरल्ड बताता है कि कोई भी इस रूम में एक घंटा भी नहीं स्टे कर सका और इस रूम में 65 लोग सुसाइड कर चुके हैं। और वो इसे एक डायरी भी दिखाता है, जिसमें इन सब लोगों की इंफॉर्मेशन थी। माइक को लगता है कि नई बुक के लिए इस रूम में इसका स्टे करना बहुत जरूरी है। काफी जिद के बाद आखिर जेरल्ड मान जाता है और इसे लिफ्ट के जरिए 1408 रूम तक छोड़ने के लिए जाता है। वो रूम तक जाते हुए जेरल्ड की डायरी भी पढ़ता जा रहा था। इसके बाद वो रूम खोलकर इसके अंदर चला जाता है और ऑडियो रिकॉर्डर पर इस रूम के बारे में तमाम डिटेल रिकॉर्ड करने लगता है। कुछ देर तक तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, कुछ भी अजीब नहीं था और कुछ ही देर में वो बोर होने लगता है, मगर तभी अचानक से रेडियो पर गाना बजने लगता है और वो इसे बंद करके जैसे ही पीछे मुड़ता है तो इसे सोफे पर 2 चॉकलेट पड़ी हुई मिलती है। वो एक चॉकलेट को खा लेता है। अचानक से रूम से आवाजें आने लगती है, जैसे कोई शख्स रूम में मौजूद हो, मगर वहां पर कोई भी मौजूद ना था। फाइनली माइक को लगता है कि वो जिस रूम की तलाश में था इससे वो मिल गया है। वो बहुत खुश दिखाई दे रहा था। कुछ लम्हे के लिए इसे लगता है कि ये सब कुछ होटल स्टाफ कर रहे हैं
और इसे ये सब कुछ जो महसूस हो रहा है शायद जेरल्ड की वाइन का असर है। मगर अचानक से रूम का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। माइक इसे कम करने की कोशिश करता है मगर वो मुसलसल बढ़ता जा रहा था। और तभी जब हीट कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो वो होटल स्टाफ को फिक्स करने के लिए फोन करता है और खुद यूवी लाइट लेकर रूम को चेक करने लगता है, जो कि वो ये सब देखकर शॉक्ड हो जाता है। हर जगह पर खून के धब्बे मौजूद थे, जिसका मतलब था यहाँ पर बहुत सारे लोगों का मर्डर हुआ है। जल्द मैकेनिक दरवाजा खोलकर पहुंच जाता है। माइक इसे देखकर बहुत खुश होता है मगर वो शख्स रूम के अंदर आने से इनकार कर देता है और कहता है कि इसे अपनी जान बहुत ज्यादा अजीज है और माइक को इंस्ट्रक्शन देते हुए टेम्परेचर पॉइंट को नीचे करने का कहता है। और जब माइक पीछे मुड़कर देखता है तो वो मैकेनिक वहां से गायब हो चुका था। अचानक से रेडियो दोबारा से चलने लगता है और इस बार इस पर बहुत ही ज्यादा लाउड गाना चल रहा था और इस पर डायलिंग भी खुद से 1 घंटे पर फिक्स हो जाती है। अचानक से माइक के सुनने की सलाहियत खत्म हो जाती है। माइक खिड़की से बाहर देखता है जहां पर बहुत सारी ट्रैफिक थी मगर इसे गाड़ियों की आवाज बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही थी। खिड़की अचानक से बंद हो जाती है और इसकी उंगलियों को क्रश कर देती है, जिससे मुसलसल खून बहने लगता है। वो उंगलियों को धोने के लिए वॉशरूम में जाता है मगर नल से पानी इतना गर्म आ रहा था जो इसकी उंगलियों को जला देता है। वो बाथरूम से बाहर आता है। अचानक फिर से रेडियो बजने लगता है। वो इसे बंद करने की कोशिश करता है मगर टाइमर अभी भी चल रहा था। वो होटल स्टाफ को फोन करने की कोशिश करता है मगर फोन डिस्कनेक्ट था। माइक को महसूस होता है कि वो वाकई में मुश्किल में फंस चुका है और अपना सामान उठाकर वहां से रूम से भागने की कोशिश करता है मगर चाबी लगते ही होल में टूट जाती है और दरवाजे का हैंडल भी टूट जाता है। माइक किक मारकर इसे खोलने की कोशिश करता है मगर वो नहीं खुलता। वो खिड़की से बाहर सर निकालकर मदद के लिए पुकारने लगता है। अचानक इसे सामने बिल्डिंग में कोई आदमी दिखाई देता है और वो इससे मदद के लिए पुकारता है मगर जल्दी से एहसास होता है कि वो इसका रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन में इसे दिखता है कि इसके पीछे कोई औरत चाकू से इसे मारने वाली है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो वाकई में एक औरत चाकू से इस पर हमला कर रही थी। माइक जमीन पर गिर जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और जैसे ही वो आंखें खोलता है तो वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। फाइनली इसे इस बात पर यकीन हो जाता है कि जेरल्ड ने इससे वाइन के साथ ड्रग्स दी है और इस चॉकलेट में भी कोई नशीली चीज थी। मगर तभी अचानक से टीवी ऑन हो जाता है जिसमें इसकी फैमिली की वीडियो थी। माइक टीवी से अपनी बेटी कैथी को महसूस करने की कोशिश करता है मगर टीवी बंद हो जाता है। अचानक से रूम से किसी बच्चे की चिल्लाने की आवाज आने लगती है, जो कि ऐसा लग रहा था कि दीवार के पीछे कोई मौजूद है। बहुत जल्द आवाज बहुत ज्यादा लाउड हो जाती है। माइक गुस्से में कुर्सी उठाकर दीवार को दे मारता है, जो वो देखकर शॉक्ड हो जाता है। उस दीवार से ब्लड निकल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे माइक ने किसी असल आदमी को मार दिया हो। नेक्स्ट सीन में से दरवाजे पर होटल के इस फ्लोर का मैप दिखाई देता है जिसमें बहुत सारे रूम थे। जैसा कि रूम का दरवाजा बंद हो गया था इसलिए वो खिड़की से दूसरे रूम में जाने की कोशिश करता है और जैसे ही वो छोटी सी दीवार से आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए आगे जाता है तो इसे महसूस होता है कि रूम 1408 के अलावा वहाँ पर कोई रूम मौजूद ही नहीं है। वो डरते डरते वहां से वापस अपने रूम में आ रहा होता है कि इसी दौरान एक मोटी औरत इस पर हमला कर देती है, जिससे वहीं पर खिड़की के साथ वो लटक जाता है। आहट कर वो खिड़की से वापस रूम में आ जाता है, जिसके साथ ही खिड़की खुद ब खुद बंद हो जाती है। वो दोबारा से फ्लोर मैप देखता है मगर इस बार होटल में 1408 रूम के अलावा कोई रूम मौजूद ही ना था। रूम का मुकम्मल इंटीरियर चेंज हो चुका था। वो अपना रिकॉर्डर निकालता है और इसे सुनने लगता है, जो एक ही आवाज आ रही थी कि ये रूम हॉन्टेड है। माइकल को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या चल रहा है। तभी इसे अपने बैग में रखा हुआ लैपटॉप याद आता है। वो लैपटॉप के जरिए अपनी वाइफ लिली को कॉल करता है और इससे मदद मांगने के लिए अपने एड्रेस दे रहा होता है कि इसी दौरान रूम में पानी बरसने लगता है, जिसके साथ ही लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें खराब हो जाती हैं। अगले ही लम्हे रूम में फ्रीजिंग टेम्परेचर हो जाता है। इसी दौरान लैपटॉप खुद ब खुद चलने लगता है। लिली से बताती है कि पुलिस ऑफिसर रूम 14 में पहुंच चुके हैं मगर वो रूम मुकम्मल तौर पर खाली है। अचानक रोबोटिक माइक लिली से बात करने लगता है। माइक गुस्से में लैपटॉप को तोड़ देता है, जिसके साथ ही रूम में हर चीज टूटने लगती है। दीवार फ्लोर पर भी क्रैक आ जाते हैं और इसके साथ ही दीवार पर लगी तस्वीर से रूम में पानी आने लगता है। माइक डूबने लगता है मगर अचानक इसे ऊपर रोशनी नजर आती है और जैसे तैसे करके वो ऊपर आ जाता है तो इसे वो प्लेन दिखाई देता है, जो इस बार माइकल इस पर लगे बैनर को पढ़ पा रहा था जिसमें रूम 14 लिखा हुआ था। नेक्स्ट वो एक होटल में जागता है जहाँ पर इसकी वाइफ लिली इसके पास मौजूद थी। वो इसे रूम 14 के बारे में बताने लगता है।
मगर वो कहती है कि इसने कभी रूम के बारे में नहीं सुना। इसके बाद वो दोनों अपने रिलेशन को एक और मौका देने का प्लान करते हैं और इकट्ठा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। वो डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां उसे खिड़की से सुसाइड करने वाली वेट्रेस दिखाई देती है, मगर वो इसका ख्याल था। इसके बाद माइक रूम 14 की स्टोरी मुकम्मल लिखकर अपने पब्लिशर को मेल करने के लिए पोस्ट ऑफिस जाता है, जहां पर इसे होटल का वो आदमी दिखाई देता है जो इसका सामान 14 रूम में लेकर गया था। अचानक वहां पर मौजूद तमाम लोग दीवारें तोड़ने लगते हैं और वहां पर मौजूद जगह रूम 14 की तरह लगने लगती है, जो कि माइकल को एहसास होता है कि वो अभी भी वहीं पर रूम में फंसा हुआ है, जबकि बाकी सब कुछ इसका ड्रीम था। माइक जोर जोर से मदद के लिए पुकारने लगता है। इसी दौरान से वहां पर अपनी बेटी कैटी नजर आती है। माइक जानता है कि इसकी बेटी की डेथ हो गई है, मगर इसके बावजूद वो इससे गले लगा लेता है। कैथी की 2 साल पहले कैंसर से डेथ हो गई थी, इसी वजह से माइक और लिली इकट्ठे नहीं रह रहे थे। कैथी माइक के हाथों में ही दम तोड़ देती है और वहीं पर राख बन जाती है। इसके साथ ही रेडियो का टाइम खत्म हो जाता है और वो रूम दोबारा से नए जैसा हो जाता है। माइकल पूछता है कि उसने उसे अभी तक क्यों नहीं मारा। वो बताता है कि इसने इसे ना खत्म होने वाले लूप में फंसा दिया है। माइक समझ गया था कि रूम चाहता है कि वो खुद से सुसाइड करे। इसी दौरान से वहां पर अपनी बेटी की कब्र दिखाई देती है, जैसा कि पहले तमाम 65 लोगों ने सुसाइड किया था। इसी दौरान फिर से फोन बजता है। ऑपरेटर कहता है कि वो तैयार हो जाए, जल्द इसकी वाइफ इसे मिलने के लिए आने वाली है। इसी दौरान माइक की नजर बियर बोतल पर पड़ती है जो दोबारा से फिल हो चुकी थी। माइकल इसमें कपड़ा डालकर इससे कमरे को आग लगा देता है। इसी दौरान लिली भी वहां पर पहुंच चुकी थी। होटल में आग लगी देखकर लिली पुलिस ऑफिसर को इसके हस्बैंड को बचाने का कहती है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि इस हादसे में माइकल की डेथ हो गई है। डेथ पर स्पीच देती हुई वो बताती है कि फाइनली इसका हस्बैंड और बेटी एक दूसरे से मिल गए हैं। इसके बाद यहीं पर जेरेड लिली को मिलता है और इसकी चीजें इसको दे देता है, मगर वो लेने से इनकार कर देती है। जेरेड गाड़ी में बैठकर इसे खोलता है जिसमें इसे एक रिकॉर्डर मिलता है जिसमें माइक की लास्ट लम्हे चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, जहाँ पर इसकी बेटी भी इसके पास मौजूद थी। वहीं पर इसे सामने एक छोटी बच्ची दिखाई देती है, जबकि जला हुआ माइक इसकी पिछली सीट पर बैठा हुआ था। लास्ट में हमें दिखाई देता है कि माइकल की सोल अभी भी अपनी बेटी के साथ 14 रूम में फंसी हुई है और यहीं पर फिल्म का एंड हो जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।